नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पिछले वीडियो में हमने चाल और वेग के बारे में अध्ययन किया था। चाल और वेग को हमने आगे दो भागों में बांटा था, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल तथा औसत वेग व तात्क्षणिक वेग, और इनका भी हमने विस्तृत अध्ययन किया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। त्वरण क्या होता है? त्वरण इसको हम हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई सामान्य गतिशील वस्तु है, वो गति कर रही है, तो उसकी गति के दौरान उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। कभी क्या होता है, वेग का परिमाण बढ़ जाता है तो कभी वेग का परिमाण घट जाता है। एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो मान लेते हैं कि कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है। कुछ समय बाद में हम क्या करते हैं, उसका वेग बढ़ाकर कितना कर देते हैं, 70 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल हो कि जो ट्रेन होती है वो शुरुआत में थोड़ी धीमे वेग से चलती है, धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ाती है और बढ़ाती जाती है। एक एग्जांपल और लेना चाहें तो कोई व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट करता है तो प्रारंभ में वो धीरे धीरे दौड़ता है और कुछ समय बाद अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके वेग के परिमाण में परिवर्तन कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, वेग का परिमाण तो स्थिर रहता है, फिर भी लगातार वेग की दिशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि कोई नियत चाल से वर्तीय पथ पर गति होती है, उसमें वेग का परिमाण तो क्या रहता है, नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। अब जो वेग में जो ये परिवर्तन आ रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण। इसको क्या बोलते हैं, त्वरण। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो वेग में ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम कैसे व्यक्त करें। इसको समय के सापेक्ष व्यक्त करना चाहिए या फिर दूरी के सापेक्ष व्यक्त करना चाहिए। तो यह समस्या सबसे पहले गैलीलियो के सामने आई। तो गैलीलियो ने शुरुआत में यह सोचा कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसको हम दूरी के सापेक्ष व्यक्त करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मुक्त रूप से गिरती हुई या कोई नत्य तल है उस पर गतिमान वस्तु की गति का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर का मान मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अगर ये मान हम दूरी के सापेक्ष देखें, दूरी के सापेक्ष वस्तु के वेग के परिवर्तन देखें, तो यह स्थिर नहीं रहता, बल्कि जैसे जैसे वस्तु गिरती जाती है, गिरने के साथ साथ वस्तु की दूरी बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ यह मान घटता जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि जो वेग में परिवर्तन है उसको समय के साथ व्यक्त किया जा सकता है, और समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण क्या हो गया, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। अर्थात त्वरण क्या लिख सकते हैं हम, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और त्वरण एक सदिश राशि है। अब वेग की ही तरह हम त्वरण को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है हमारे सामने औसत त्वरण। औसत त्वरण को हम ए बार से निरूपित करते हैं। क्या होता है, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और परिवर्तन में लगाया कुल समय, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण। अर्थात ए बार औसत त्वरण बराबर हम लिख देंगे डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी यहाँ पर वेग में परिवर्तन और डेल टी है परिवर्तन में लगा कुल समय। अगर हम मान लें किसी समय t1 पर वेग हमारा है v1 और टाइम t2 पर वेग हमारा है v2, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा v2 माइनस v1 और टाइम में परिवर्तन हो जाएगा t2 माइनस t1। तो हम लिख देंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल्स a बार, अर्थात औसत त्वरण। इसी तरह से दूसरा आता है हमारे पास में तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है कि वेग की भांति किसी निश्चित समय या क्षण पर गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तात्क्षणिक त्वरण। यदि किसी समय अंतराल में मान लें हम डेल्टा टी समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना हो रहा था, हमारे पास डेल्टा वी हो रहा था, तो हम परिभाषा के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि जो औसत त्वरण है वो तात्क्षणिक त्वरण को व्यक्त करेगा यदि समय अंतराल डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर हो। अर्थात तात्क्षणिक त्वरण ए बार हम लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, इसको हम लिख देते हैं डीवी बाई डी टी, जिसको हम पढ़ते हैं वी का टी के सापेक्ष अवकलन। ओके, अब हम जानते हैं कि जो तात्क्षणिक वेग होता है v बराबर उसका क्या लिख देते हैं, उसको हम लिखते हैं v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से v की वैल्यू इसमें रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब दो शब्द आते हैं हमारे पास, एक आता है एक समान त्वरित गति। क्या होती है ये एक समान त्वरित गति? क्या होती है, यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का मान समान हो, अर्थात समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन समान हो,
तो इस प्रकार की गति समान त्वरित गति कहलाती है, एक समान त्वरित गति कहलाती है। और दूसरा आता है हमारे सामने असमान त्वरित गति, दूसरा आता है असमान त्वरित गति। ये क्या होता है, यदि समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं असमान त्वरित गति। जो एक समान त्वरण गति होती है उसमें औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण का मान क्या होता है, समान होता है। त्वरण हमारे पास तीन प्रकार से हो सकता है। पहला हो सकता है त्वरण पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। यदि त्वरण धनात्मक होगा उस स्थिति में वेग का मान बढ़ेगा। दूसरा हो सकता है त्वरण क्या हो, जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है। उस स्थिति में वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है हमारे पास कि जो त्वरण है वो ऋणात्मक हो सकता है। इस स्थिति में वेग का मान लगातार घटता जाता है और इसको हम बोलते हैं मंदन। अब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण के कुछ हम ग्राफ देख लेते हैं। जैसे वीटी ग्राफ देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी और टी के मध्य ये प्रारंभिक वेग था वीटी। अब यहाँ से लगातार वेग बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, धनात्मक त्वरण को प्रदर्शित करेगा। इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं जो वेग है वो लगातार घटता जा रहा है, वेग लगातार घटता जा रहा है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक त्वरण को। और इसमें देख सकते हैं वेग कांस्टेंट है, समान है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं त्वरण कितना है, जीरो है। अगर अक्ष और टी के मध्य विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ देखना चाहें तो धनात्मक त्वरण के लिए अक्ष टी ग्राफ ऊपर की ओर वक्रित हो रहा है, ऊपर की ओर देख सकते हैं आप। यहाँ पर त्वरण है धनात्मक। ऋणात्मक त्वरण के लिए अक्ष टी ग्राफ नीचे की ओर वक्रित है, यहाँ त्वरण है ऋणात्मक। और जो शून्य त्वरण है, शून्य त्वरण के लिए ग्राफ अक्ष टी ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, यहाँ पर त्वरण कितना है, जीरो है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम नोट के रूप में। पहला पॉइंट है कि जो अक्ष टी ग्राफ होता है यानी कि विस्थापन समय ग्राफ होता है, उसकी जो प्रवणता होती है, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता किसको प्रदर्शित करती है, वेग को। इसी तरह से वीटी ग्राफ वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को। ओके, अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम ले लें त्वरण समय ग्राफ, इसका क्या हो, क्षेत्रफल निकाला जाए तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को। इसी तरह से वीटी ग्राफ वेग समय ग्राफ और इसका क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, विस्थापन को। ये आपको ध्यान में रखना होता है। आगे कुछ क्वेश्चन से हम इनको प्रूव करके देखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष एक कण की स्थिति इस समीकरण के द्वारा दी जाती है। समीकरण हमारे पास x बराबर 7t³ प्लस 8t² प्लस 5 मीटर। ओके, ये हमारे पास विस्थापन समीकरण दिया गया है और हमें पूछा है t बराबर 5 सेकंड पर वेग का मान ज्ञात करो और त्वरण का मान ज्ञात करो t बराबर 5 सेकंड पर। तो करके देख लेते हैं। हम जानते हैं वेग v बराबर क्या होता है, dx/dt। अक्ष का t के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो v बराबर हम लिख देंगे d/dt ऑफ अक्ष का मान कितना दिया हुआ हमारे पास 7t³ प्लस 8t² प्लस 5। अब अलग अलग अवकलन कर देते हैं इनका, d/dt ऑफ 7t³ प्लस d/dt ऑफ 8t² प्लस d/dt ऑफ 5। ओके, अब 7t³ का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 7 तो कांस्टेंट है, ये अवकलन से बाहर आ जाएगा। t³ का कितना हो जाएगा 3t² प्लस 8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। t² का अवकलन हो जाएगा 2t प्लस कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ये वाला अवकलन मैंने किया है अक्ष की घात n से, d/dx ऑफ अक्ष की घात n होता है n अक्ष की पावर n-1। ये वाला फॉर्मूला लगाकर ये अवकलन किया है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 21t² प्लस 16t। ये आ गया v का मान हमारे पास। ओके, अब हमें पूछा t बराबर 5 सेकंड पर, तो t बराबर कितना लिख देते हैं 5, तो v आ जाएगा 21 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 16 गुणा 5, ये हो जाएगा 21 गुणा 25 प्लस 16 गुणा 5 और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 525 प्लस 80 और जोड़ने पर आता है हमारे पास 605 मीटर पर सेकंड। ये आ गया t बराबर 5 सेकंड पर वेग का मान। अब हमें निकालना है त्वरण। तो त्वरण हम जानते हैं क्या होता है, a बराबर कितना होता है dv/dt या फिर होता है a बराबर d2x/dt²। या तो आप क्या कर दो, विस्थापन का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर दो या फिर वेग का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो क्या कर लेते हैं, वेग हमारे पास तो एक बार ही अवकलन करेंगे तो a बराबर लिख देंगे हम d/dt ऑफ v का मान कितना आया है हमारे पास 21t² प्लस 16t।
अलग अलग कर दो इनको, डी वाई डी टी ऑफ 21t² प्लस डी वाई डी टी ऑफ 16t डी वाई डी टी है। ओके, अब 21 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t प्लस 16t का कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 42t प्लस 16, ये t ए का मान आ गया। इसका मात्रा कितना हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब t का मान कितना दिया हमारे पास 5 सेकंड रख देते हैं, तो a आ जाएगा हमारे पास 42 गुना 5 प्लस 16, ये हो जाएगा 210 प्लस 16, तो a का मान आएगा 226 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वेग और त्वरण हमने t बराबर 5 सेकंड पर निकाल ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी वस्तु की 3D में गति है तो हमारे पास कुछ समीकरण है। पहला है x ऑफ t इक्वल्स 3t² प्लस 5, दूसरा है y ऑफ t इक्वल्स -t² प्लस 3t माइनस 2, और z ऑफ t इक्वल्स 2t प्लस 1। ये 3 समीकरण दिए हैं 3D में और पूछा है t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड पर हमें विस्थापन, वेग और त्वरण सदिशों के परिमाण ज्ञात करने हैं। तो ये तीनों में विस्थापन सदिशों के समीकरण दिए गए हैं, तो यहां से हम वेग सदिश निकाल लेते हैं। तो अगर v ऑफ vx निकालना चाहिए तो हम क्या करेंगे dx अपॉन dt, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। 3t² का हो जाएगा 60, 5 का हो जाएगा 0, यह आ जाएगा 60। इसी तरह से vy निकालना चाहिए तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dt, इसका कर दो t के सापेक्ष अवकलन -2t प्लस 3। vz आ जाएगा dz अपॉन dt इक्वल्स, इसका कर देंगे तो आ जाएगा 2। ओके, चलिए ये हमारे पास वेग सदिश आ गए। इसी तरह से त्वरण सदिश भी निकाल लेते हैं। ax बराबर क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, dvx अपॉन dt बराबर 60 का करोगे t के सापेक्ष कितना आ जाएगा 6, ay कितना आ जाएगा dvy अपॉन dt, इसका अवकलन करो t के सापेक्ष -2 हो जाएगा। az कितना आ जाएगा dvz अपॉन dt, 2 का करो t के सापेक्ष अवकलन कितना 0। ओके, अब इन तीनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। विस्थापन सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश के मान लिख लेते हैं। तो x ऑफ t कितना है, x ऑफ t बराबर है 3t² प्लस 5, vx बराबर है 60, इसी तरह से ax बराबर है 6। y ऑफ t इक्वल्स कितना है -t² प्लस 3t माइनस 2, y बराबर कितना है -2t प्लस 3, और ay बराबर है -2। z ऑफ t इक्वल्स है 2t प्लस 1, और vz है 2, az है हमारे पास 0। अब हम t बराबर 0 पर विस्थापन, वेग और त्वरण के मान निकाल लेते हैं। t बराबर 0 रखो आप, तो x ऑफ 0 कितना आ जाएगा, x ऑफ 0 आ जाएगा, यहाँ पर t का मान 0 रखेंगे 5 आ जाएगा। y ऑफ 0 कितना आ जाएगा, t का मान 0 रखो कितना आ जाएगा -2। z ऑफ 0 कितना आ जाएगा, t का मान 0 रखो, ये हो जाएगा 1। ओके, इसी तरह से vx कितना आ जाएगा 0, vy कितना आ जाएगा 3, और vz कितना आ जाएगा, पहले से ही इसमें t का मान नहीं है तो vz आ जाएगा 2। ax कितना आ जाएगा देख सकते हैं आप 6 ही आएगा, ay कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और az कितना आएगा 0। अब t बराबर 0 पर विस्थापन, वेग और त्वरण के मान हमारे पास आ गए, तो हम परिणामी सदिश निकाल लेते हैं। t बराबर 0 पर विस्थापन का परिमाण हम मान लेते हैं r बराबर आ जाएगा रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा t बराबर 0 पर विस्थापन का परिमाण आ जाएगा √30। ओके, इसी तरह से वेग का परिमाण कितना जाएगा, इसको हम v से लिख रहे हैं। t बराबर 2 पर वेग के परिमाण को हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यह आ जाएगा √vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हल करने पर हमारे पास आता है √13, यह आता है √13। इसी तरह से t बराबर 0 पर त्वरण a का परिमाण आ जाएगा √x² प्लस ay² प्लस az², और इसको हल करने पर आता है 2√10, ये आ गया। अब t बराबर 2 सेकंड पर हम देख लेते हैं। t बराबर 2 सेकंड पर x ऑफ 2 कितना आ जाएगा, x ऑफ 2 आ जाएगा
यहाँ पर टी का मान रखो 2, तो इसको हल करने पर आता है 17। y ऑफ 2 कितना आ जाएगा, टी का मान 2 रखने पर आता है, ये आएगा 0। और z ऑफ 2 यहाँ पर टी का मान 2 रखोगे तो ये आएगा 5। इसी तरह से vx आ जाएगा, vx यहाँ पर टी का मान 2 रखो कितना आएगा 12। vy कितना आ जाएगा, यहाँ पर टी का मान 2 रखोगे तो कितना आएगा -4 + 3 -1। vz कितना आ जाएगा, vz टी नहीं है पहले से कांस्टेंट है, तो vz कितना आ रहा है 2। और ax ay az को देख सकते हैं, इसमें टी का टर्म नहीं है, ये टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ax ay और az का मान यही आना है। तो t बराबर 2 सेकंड पर भी जो परिणामी त्वरण आएगा वो कितना आएगा, √2√10 यही आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं, इसका वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन का मात्रक मीटर लगा सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है तो हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। चलिए अब t बराबर 2 सेकंड पर परिणामी विस्थापन हम निकाल लेते हैं। x बराबर √17 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको हल करने पर हमारे पास आता है √314। ओके, इसी तरह से t बराबर 2 सेकंड पर वेग का परिमाण v बराबर क्या लिखेंगे हम, √12 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको हल करने पर आता है हमारे पास √149। ये हमने t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड पर विस्थापन, वेग और त्वरण सदिशों के परिमाण ज्ञात कर लिए। अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि स्थिर बल के प्रभाव में एक दिशा में गतिमान कण का विस्थापन इस समीकरण द्वारा दिया जाता है, t बराबर √x + 3, जहां पर x विस्थापन है मीटर में और t समय है सेकंड में। अगर इसका वेग 0 हो तो कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। वेग x का मान 0 हो उस टाइम पर हमें, जब वेग v का मान 0 हो उस टाइम पर हमें विस्थापन ज्ञात करना है x का मान। तो इस समीकरण को हम √x बराबर लिख सकते हैं t-3, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा t-3 का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो आएगा t² प्लस 9 - 60। ये x विस्थापन की समीकरण आ गई। अब हमें वेग निकाल लेते हैं। वेग v बराबर क्या लिखेंगे हम, dx/dt। इसका t के सापेक्ष अवकलन करो, 2t, इसका t² का हो जाएगा 2t, 9 का 0 -60 का हो जाएगा -6। ये हमारे पास वेग का मान आ गया। अब दिया गया वेग v बराबर 0, वेग v बराबर 0 दिया गया तो हम लिख देंगे 2t - 6 = 0। ये लिख देंगे 2t = 6, तो t इक्वल आ जाएगा 3 सेकंड। अब वेग v बराबर 0 है, उस टाइम पर टाइम कितना है 3 सेकंड। तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में, इस वाली समीकरण में या इस वाली समीकरण में t बराबर 0 रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अर्थात जब वेग 0 है उस टाइम पर विस्थापन भी 0 होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 16 सेकंड में 18 मीटर चलता है। पहले पूर्व दिशा में चलता है, ये 16 सेकंड में 18 मीटर चलता है। फिर ये क्या करता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है और उत्तर की ओर 5 सेकंड में चलता है 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर चलता है। उसके बाद ये बाईं ओर मुड़ जाता है और 8 सेकंड में कितना चलता है, 6 मीटर चलता है और रुक जाता है। तो पूछा इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करो। तो औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, अर्थात कुल दूरी निकाल दो। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 18 + 5 + 6 मीटर, ये तो हो जाएगी कुल दूरी। और कुल समय कितना हो जाएगा, 16 + 5 + 8 सेकंड, ये समय हो जाएगा। तो औसत चाल हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29। औसत चाल आ जाएगी 1 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये होता है औसत वेग। तो विस्थापन कैसे निकालते हैं, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इसके बीच की सीधी दूरी को क्या बोलेंगे हम, विस्थापन बोलेंगे। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ये इस पर मैं एक लंब डालता हूं तो आप बता सकते हैं ये कितना होगा, ये 5 मीटर होगा, ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर, और ये वाली दूरी बता सकते हैं। टोटल 18 थी, वापस कितना आ गया 6 मीटर, ये वाली 6 मीटर है तो ये कितनी बच जाएगी, 18 - 6, ये कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इसको हल करेंगे तो कर्ण आ जाएगा हमारे पास 13 मीटर। तो विस्थापन कितना आ गया हमारे पास 13 मीटर
अपॉन टाइम, टोटल टाइम कितना है हमारे पास 29 सेकेंड, और इसको हल करने पर आता है 0.448 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया औसत वेग। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।